नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी। राज्य में 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से आयोजित करेगा। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लगाए गए। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में अब मरीजों की सर्जरी से पहले कोरोना जांच जरूरी नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया। अटल टनल को सबसे लंबी सुरंग के तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से हरा दिया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 73 महिलाओं समेत 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लगभग 2 करोड़ 28 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड से सुरक्षित मतदान के व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान की मौजूदा स्थिति की जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता दिवाकर के पास, जो इस समय गौतम बुद्ध नगर में हैं। दिवाकर, मतदान कैसा चल रहा है? सिद्धार्थ, नोएडा सेक्टर 6 के इंदिरा कला केंद्र स्थित बूथ पर मैं इस समय खड़ा हूं और यहां मतदान की प्रक्रिया शुरू गई है। ठंड और शुरुआती घंटे के बावजूद घरों से लोग निकल रहे हैं और कुछ लोग कतार में भी खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह नोएडा विधानसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। इसके अलावा जेवर और दादरी विधानसभा क्षेत्र इस जिले में है और पूरे जिले में 16,69,000 से ज्यादा वोटर हैं। प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है और मतदान की प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जा रहा है। सिद्धार्थ। दिवाकर, चुनाव के इस पहले चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं? सिद्धार्थ, नोएडा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पंकज सिंह, समाजवादी पार्टी से सुनील चौधरी, कृपाराम शर्मा बहुजन समाज पार्टी से, पंखुरी पाठक कांग्रेस से प्रमुख दावेदारों में से और प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं। जेवर विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि दादरी से 14 लोग इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिद्धार्थ। दिवाकर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोविड से सुरक्षा के एहतियाती प्रबंध किए हैं। मतदान कर्मियों को मास्क, दस्ताने, फेस शील्ड, साबुन और तापमान जांचने के उपकरण दिए गए हैं। इन उपकरणों की किट प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपलब्ध होगी। आज मतदान का अंतिम घंटा कोविड रोगियों के लिए आरक्षित रखा गया है। मतदान के समय में भी 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। कोविड से सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,250 मतदाताओं को ही वोट डालने दिया जाएगा। आयोग ने इस चरण के मतदान के लिए लगभग 26,000 मतदान केंद्र बनाए हैं। आज के इस चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय होना है, उनमें श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल और अतुल गर्ग शामिल हैं। चुनाव लड़ने वाले
वाले अन्य उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के नेता नाहिद हसन, शाहिद मंजूर, सतवीर त्यागी, अहमद हामिद और रफीक अंसारी, बसपा नेता के शुक्ला और कांग्रेस नेता अर्चना गौतम और अवनीश काजला शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तरी गोवा के मपूसा में जन संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए गोल्डन गोवा के लिए लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। श्री शाह ने कहा, भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो 6 महीने के भीतर ही बंद पड़े माइनिंग कार्ड को शुरू कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सेना को इजाजत दे दी जाती तो 1947 में ही गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करा लिया गया होता। श्री सिंह ने इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेवार ठहराया। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने भाजपा पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा कि गोवा की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बीजेपी के पास कोई रोड मैप नहीं है। आपकी तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित उम्मीदवार अमित पालेकर ने आरोप लगाया कि गोवा की जनता अब भाजपा की सच्चाई को जान चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से कृष्ण कुमार लाल। मणिपुर में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 175 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कल केवल एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल हुए नामांकन पत्र की जांच के दौरान अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्र साइकोट के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लुनखोसई का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया और 175 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार किए गए। इस बीच दूसरे चरण के मतदान के लिए कल 33 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दूसरे चरण के लिए अब तक कुल 47 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दूसरे चरण में मणिपुर के 6 चुनावी जिलों में 3 मार्च को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण तथा गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाएं कर रहे हैं। घर घर जाकर और वर्चुअल प्रचार भी हो रहा है। पंजाब और मणिपुर में भी राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे आज तीसरे पहर उत्तराखंड के श्रीनगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का आज शाम गोवा के मापुसा में भी जनसभा का कार्यक्रम है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज सीतापुर जिले के बिस्वा, मिश्रिक और संडीला विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। कल शाम एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोग राज्य में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो वे पिछली सरकारों के दौरान हुई समस्याओं के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार में आज महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूं। ये जो विश्वास पैदा हुआ है वो मैं समझता हूं सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये तब हुआ है उत्तर प्रदेश में एक समय था गुंडे जो चाहे वो कर सकते थे। आज स्थिति ये है कि उनको
हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहाँ बाहर मुझे रहना नहीं है, या तो मुझे जेल में ही रखो, ताकि वहां थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। कृषि कानूनों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों कानून किसानों के लाभ के लिए लाए गए थे, लेकिन देश के हित में उन्हें वापस ले लिया गया। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा किसानों के लाभ के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों के लिए घर, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में चुनाव होते रहते हैं और ये एजेंसियां अपने नियमों के अनुसार काम करती हैं। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई से राष्ट्रीय खजाने में धन बढ़ता है, जिसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी घटना पर प्रधानमंत्री ने समाचार एजेंसी से कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और इस घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय जो भी समिति बनाना चाहता है, राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान फिरोजपुर में सुरक्षा चूक पर श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि श्री मोदी की टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी। राज्य में 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से आयोजित करेगा। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लगाए गए। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में अब मरीजों की सर्जरी से पहले कोरोना जांच जरूरी नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया। अटल टनल को सबसे लंबी सुरंग के तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से हरा दिया है। और FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय पुरुष टीम ने अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 2 के मुकाबले 10 गोल से हराया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10 और 12वीं की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। सीबीएसई की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श और कोविड महामारी की स्थिति पर विचार के बाद 2021-22 के लिए दूसरे सत्र की परीक्षा स्कूल में कराने का फैसला किया गया है। सैद्धांतिक परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होंगी और प्रश्न पत्रों का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना प्रश्न पत्रों के अनुरूप ही होगा। विद्यार्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि इन सभी किशोरों का अब पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है और युवा भारत के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने घोषणा की है कि अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी करवाने से पहले रोगियों की कोरोना जांच नहीं कराई जाएगी। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से कल जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप ये निर्णय लिया गया है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की सामान्य कोविड जांच नहीं कराई जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक आज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए द्विमासिक वित्तीय नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास सवेरे 10 बजे मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। मौद्रिक नीति को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है क्योंकि केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किए जाने के बाद ये पहली मौद्रिक नीति होगी।
रिजर्व बैंक द्वारा आज घोषित की जाने वाली नीति में रेपो और रिवर्स रेपो दर सहित प्रमुख नीति दरें यथावत रखे जाने की संभावना है। देश में ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सरकार ने कुछ अपवादों को छोड़कर विदेशी ड्रोन की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेशी ड्रोन की आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इस सुरंग के निर्माण में संगठन की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ब्रिटेन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्डों को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से दोहा में मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान समेत वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक, डिजिटल और सुरक्षा साझेदारी पर भी बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय को दिए सहयोग के लिए कतर के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि कतर के विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत सार्थक रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई के साथ विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और आकाशवाणी के YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। भारत ने इस महीने की 6 तारीख को जारी चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर और तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भों को खारिज कर दिया है। इस संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने हमेशा इस तरह के संदर्भों को खारिज किया है और उसका रुख चीन और पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने की आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीरगाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं सोबराओं युद्ध की, जो ब्रिटिश सेना और सिख सेना के बीच 10 फरवरी 1848 को हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में तब शुरू हुआ जब सिख सेना ने सतलुज नदी पार की और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। वास्तव में इस युद्ध में कई लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनमें से एक है सोबराओं का युद्ध। सिख सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी और उसके पास शानदार इन्फेंट्री यूनिट थी। वो पूरी तरह प्रशिक्षित सेना थी
और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में लड़ती थी। लेकिन अंग्रेजों की सेना तकनीकी रूप से अधिक शक्तिशाली थी। सोबराओं के युद्ध में करीब 10,000 सिख शहीद हुए। युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग और 7 वर्षीय सिख साम्राज्य के शासक महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर संधि हुई। इस संधि ने सिख साम्राज्य के क्षेत्राधिकार को कम कर दिया, जबकि जम्मू के राजा गुलाब सिंह को आजादी सौंप दी, जिन्होंने जम्मू के अधिग्रहण के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी खासी राशि भेंट की। इस संधि में ये भी सहमति बनी कि लाहौर दरबार में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाए। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। आज हम स्वाधीनता सेनानी राजा बखत बली को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 10 फरवरी 1858 को शहीद हुए थे। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर और धार क्षेत्र में ब्रिटिश सेना से लड़ाई में स्वाधीनता सेनानियों का साथ दिया। बली की सेना ने अक्टूबर 1857 के दूसरे सप्ताह में अंग्रेजों से धार छीन लिया, लेकिन वे इस पर लंबे समय तक नियंत्रण नहीं रख सके, क्योंकि ब्रिटिश सेना ने उस पर पुनः कब्जा कर लिया। बली ने अमझेरा राज्य के लालगढ़ किले पर सैनिकों को तैयार किया और सैकड़ों स्थानीय आदिवासियों को भी साथ ले लिया। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। किले पर वास्तविक लड़ाई शुरू होने से पहले ही बली को अपने मुख्यमंत्री गुलाब राव द्वारा शुरू की गई बातचीत में शामिल होने के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया गया और फांसी दे दी गई। शहीद बखत बली को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी बाबू सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 10 फरवरी 1945 को शहीद हुए थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना में थे, लेकिन 1942 में बाबू सिंह आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उन्होंने बर्मा में अंग्रेजों की सेना से लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। शहीद बाबू सिंह को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज से शुरू हो रहे फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड के प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस प्रतियोगिता में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 360 स्कूल भाग लेंगे। श्री ठाकुर ने विद्यार्थियों से विश्वास के साथ खेलने और अपने राज्य को गौरवान्वित करने का आग्रह किया। फिट इंडिया क्विज में देश के कोने कोने से भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी जी जान लगाएंगे, जीतने के लिए खेलेंगे, फिट इंडिया क्विज में भाग लेंगे और अपने विद्यालय परिजनों एवं राज्य का नाम रोशन करेंगे। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में कल रात वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 237 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 46 ओवर में 193 रन बनाकर आउट हो गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय पुरुष टीम ने अपने दूसरे मैच में कल रात मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 2 के मुकाबले 10 गोल से हरा दिया। भारत शनिवार को 2 मैचों के मुकाबले के दूसरे मैच में फ्रांस से खेलेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरा छाया हुआ है। चेन्नई और कोलकाता में आसमान बादलों से घिरा रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
जम्मू में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री जबकि अधिकतम 23 डिग्री के आसपास रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गिलगित में भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार की प्रमुख बातों को सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला लिखता है, राष्ट्रहित में वापस लिए कृषि कानून, प्रधानमंत्री बोले मैंने हमेशा अन्नदाता के हित में काम किया, कानूनों के पीछे किसान कल्याण की थी मंशा। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान की खबर को सभी अखबारों ने विस्तार से प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सत्ता का पहला एग्जाम आज। हिंदुस्तान लिखता है, सभी बूथों पर वीवीपैट की व्यवस्था, मतदान के लिए मिलेगा 1 घंटा ज्यादा। कोरोना मरीज किट पहनकर मतदान करेंगे, साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों और दिव्यांगों को घर से मतदान करने की सुविधा। जनसत्ता के शब्द हैं, 58 सीटों पर 2 करोड़ 28 लाख मतदाता, 623 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 17 फरवरी से कैंपस खोलने के फैसले को नवभारत टाइम्स ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 17 से खुलेगा डीयू, क्लास ऑफलाइन होगी, बाहर से आने वाले छात्र 3 दिन आइसोलेशन में रहें। किसी करदाता को एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपने आयकर रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति की खबर जनसत्ता में है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, इस प्रावधान का उद्देश्य उन लोगों को रिटर्न भरने का अवसर देना है जो किसी उचित वजह से ऐसा नहीं कर पाए हैं। ईपीएफओ द्वारा कोरोना की तीसरी लहर में भी पीएफ अंशधारकों को दूसरी बार कोविड एडवांस की सुविधा देने और इसे 3 दिन में मंजूरी देने की खबर हिंदुस्तान में है। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो साल 2022 का पहला अभियान 14 फरवरी से शुरू करेगा, जिसमें पीएसएलवी C-52 द्वारा पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-4 को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दैनिक ट्रिब्यून में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी। राज्य में 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से आयोजित करेगा। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लगाए गए। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में अब मरीजों की सर्जरी से पहले कोरोना जांच जरूरी नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया। अटल टनल को सबसे लंबी सुरंग के तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। क्रिकेट में अहमदाबाद में एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से हराया और FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय पुरुष टीम ने अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 2 के मुकाबले 10 गोल से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।